बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एलयू से जो आपका पेपर 2 है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ हम पेपर 2 से यूनिट वाइज चीज़ें सुपर फास्ट रिवीजन के तहत शुरू कर रहे हैं और शुरू कर चुके हैं और हम पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। यूनिट फर्स्ट और सेकंड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, जहाँ पर हमने इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, किनके आने की संभावना ज़्यादा है। तो आप यूनिट फर्स्ट और सेकंड को ज़रूर देखें 2 पार्टों में। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 को कवर करेंगे और यूनिट 3 से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर के साथ उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट 3 को शुरू कर रहे हैं, जो कि आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एलयू से संबंधित है। तो यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पेपर 2 की बात करें तो 29 मार्च 2023 को यह पेपर होना है। तो यहाँ पर यूनिट 3 से इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या कुछ उनके आंसर हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न बुद्धि से बना था कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि की संरचना की व्याख्या कीजिए। ये 2019 के पेपर में पूछा था, वहीं 2018 के पेपर में पूछ लिया था कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए। मानवों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बुद्धि की चर्चा कीजिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस 2 सालों में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर हम बुद्धि की बात करें तो बुद्धि की परिभाषाओं से इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। बोरिंग कहते हैं कि बुद्धि की एक औपचारिक परिभाषा दी। उन्होंने कहा बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, लेकिन बुद्धि को मापने की बहुत सी विधियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ने बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न कहते हैं कि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। वहीं गार्टन कहते हैं कि बुद्धि जो है विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। अब इन सभी ने अपनी अपनी अलग परिभाषाएं दी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका यूपी टेट और सी टेट में भी इनकी परिभाषाओं से काफ़ी क्वेश्चन, लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं सी टेट और यूपी टेट दोनों में। ठीक है, तो ये जितनी भी परिभाषाएं हैं आप अभी से इतना याद कर लीजिए कि आपको जब आप यूपी टेट या सी टेट का पेपर दे तो आपको दिक्कत ना हो। चलिए बुद्धि की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो बुद्धि जो होती जन्मजात योग्यता है, सीखने की क्षमता जो है बुद्धि के अंदर होती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता है बुद्धि। ये सारे पॉइंट आ जाएंगे इनकी प्रकृति के अंतर्गत। वही 4th पॉइंट है समस्या समाधान की योग्यता है बुद्धि। पर्यावरण में सामंजस्य की योग्यता है बुद्धि। ठीक है, विलियम स्टर्न कहते हैं कि जीवन की परिस्थिति तथा नवीन समस्याओं में सामान्य मानसिक अनुकूलन ही बुद्धि है। अब बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं। तो बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। यहाँ पर थॉर्नडाइक और गैरेट जो है बुद्धि को 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है मूर्त या स्थूल बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तो इनके प्रकार में अमूर्त बुद्धि की बात करें तो अमूर्त बुद्धि का प्रयोग हम पढ़ने लिखने एवं तार्किक प्रश्नों में करते हैं। कवि, साहित्यकार, चित्रकार आदि लोग अमूर्त बुद्धि से ही अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अमूर्त मतलब जो दिखाई न दे, जो कल्पना में खोए रहते हैं। मूर्त की बात करें जो प्रत्यक्ष रूप से जो है दिखाई देती हैं चीज़ें। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। हमने दैनिक जीवन के ज़्यादातर कार्य मूर्त बुद्धि की ही सहायता से करते हैं। उसके बाद सामाजिक बुद्धि की बात करें तो सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन बौद्धिक योग्यताओं से है जिनका उपयोग कर व्यक्ति सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करने में करता है। तो ये दोस्तों ये थे बुद्धि के प्रकार। आगे हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो बिल्कुल बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता।
कहते हैं कि आनुवंशिक कारकों के कारण बालकों की बुद्धि में अपने माता पिता की बुद्धि से पर्याप्त मात्रा में समानता जो है दिखाई देती है। पर्यावरण की बात करें यानी एनवायरनमेंट की, तो जो है जिन बालकों का पालन पोषण धनी और प्रेरक पर्यावरण में किया जाता है उनकी बुद्धि लब्धि उन बालकों की बुद्धि लब्धि की तुलना में अधिक पाई जाती है जिन बालकों का पालन पोषण गरीबी तथा उत्प्रेरक वातावरण में होता है। तो पर्यावरण का भी कई प्रकार से असर पड़ता है बुद्धि पर। स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होने पर मानसिक विकास भी अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब बुद्धि के कारक या सिद्धांतों की बात करें तो यहाँ पर बुद्धि के कारक या सिद्धांत कई सारे हैं। एक कारक सिद्धांत जिसमें बिनेटरमन बताते हैं चीज़ें। द्विकारक है स्पीयरमैन द्वारा, त्रिकारक है स्पीयरमैन, बहुकारक थॉर्नडाइक, समूह कारक थर्स्टन और कैली। पदानुक्रमित सिद्धांत की बात करें तो फिलिपिन बर्न और त्रियाम सिद्धांत गिलफोर्ड। तो ये है बुद्धि के कारकों की बारे में चीज़ें, सिद्धांत जो भी दिए हैं। बुद्धि के संज्ञानात्मक सिद्धांतों में तरल द्रवीय घनीकृत बुद्धि सिद्धांत जो कि दी है कैटल ने, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और मानसिक क्रिया का सिद्धांत जेसन। लास्ट है कि कैंपियन ब्राउन बुद्धि का सिद्धांत जो है देते हैं। तो दोस्तों ये थे बुद्धि के सिद्धांत जो कि बुद्धि के कारक और बुद्धि के संज्ञानात्मक सिद्धांतों से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 में पूछा था, यानी जस्ट प्रीवियस ईयर में 2018-2017 में। तो 2021 में पूछा था बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत क्या है। फिर है 2018 में कि स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत क्या है। तीसरा है स्पीयरमैन के बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का उसके शैक्षिक निहितार्थ सहित वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देखेंगे। द्विखंड द्विकारक सिद्धांत की बात करें, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1927 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के दो कारक निर्धारक होते हैं। इन दोनों कारकों में पहले कारक को जी कारक तथा दूसरे कारक को एस कारक कहा जाता है। इनमें जी कारक को सामान्य कारक तथा एस कारक को विशिष्ट कारक यानी जनरल और स्पेसिफिक या स्पेशल, ठीक है, फैक्टर कहा जाता है। किसी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए दोनों सामान्य और विशिष्ट कारकों की आवश्यकता होती है। स्पीयरमैन ने देखा कि जो बच्चे एक विषय में अच्छा प्रदर्शन करते हैं वे अन्य विषयों में भी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। इस अवलोकन ने उन्हें यह प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित किया कि एक सामान्य कारक है जो अपनी सभी गतिविधियों को प्रभावित करता है। ठीक है, वहीं कारक विश्लेषक नामक एक सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग करते उन्होंने प्रस्तावित किया कि सभी संज्ञानात्मक गतिविधि या मानसिक गतिविधि में दो कारक शामिल होते हैं, जैसे सामान्य या जी कारक और विशिष्ट या एस कारक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बताई स्पीयरमैन ने। आगे है गिलफोर्ड के त्रियामी सिद्धांत का वर्णन। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा था प्रीवियस ईयर में। तो गिलफोर्ड का त्रियामी सिद्धांत की बात करें तो गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने 3 मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि संरचना की व्याख्या प्रस्तुत की। गिलफोर्ड का यह सिद्धांत संरचना सिद्धांत त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल कहलाया। उन्होंने बुद्धि कारकों को 3 श्रेणियों में बांटा, अर्थात मानसिक योग्यताओं को 3 युवाओं में बांटा है। ठीक है, पहला सक्रिय व्यक्ति द्वारा की गई मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से संबंधित होता है। संक्रियाओं के 5 तत्व हैं: संज्ञान, स्मृति, बहुमुखी उत्पादन, एकमुखी उत्पादन और मूल्यांकन। दूसरा विषय वस्तु, तीसरा है उत्पादन। विषय वस्तु में दृश्य, आकृति, संकेतात्मक, भाषागत, व्यवहारिक और उत्पादन में 6 चीज़ें आ गई: इकाइयाँ, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और अनुप्रयोग। ठीक है, ये अपने मॉडल को कुछ इस तरह से जो है बताते हैं। तो इस मॉडल को आप देख लीजिए आराम से, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें तो इसे आप देख पाएंगे, ये विजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरह का इन्होंने मॉडल दिया। और कारक विश्लेषण से बुद्धि की 3 विमाएँ बताई। पहला क्या था? पहला था कि पहले विषय वस्तु के बारे में पढ़ते या सूचना प्राप्त करते हैं। दूसरा है सूचना का चिंतन मनन। तीसरा उत्पादन के माध्यम से निष्कर्ष निकालना। ये सारी चीज़ें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है बुद्धि के मापन से, यानी मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि किसी एक बुद्धि परीक्षण का वर्णन, ये कहा था 2021 के पेपर में पूछ लिया था।
ठीक है। दूसरा है बुद्धि के किसी एक परीक्षण का वर्णन 2019 के पेपर में पूछा था। तो बुद्धि परीक्षण या मापन यानी मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो बुद्धि परीक्षण का आशय उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक संख्या या अंक के माध्यम से व्यक्ति के बौद्धिक एवं उनमें विद्यमान विभिन्न योग्यताओं के संबंध को दर्शाता है। व्यक्ति केवल शारीरिक गुणों से ही एक दूसरे से भिन्न नहीं होते बल्कि मानसिक एवं बौद्धिक गुणों से भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये विभिन्नता जन्मजात भी होती हैं। आगे दिया है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही प्रखर बुद्धि के तो कुछ मंद बुद्धि व्यवहार वाले होते हैं। इन्हीं योग्यताओं व विभिन्नताओं के मापने के लिए विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण जो है किया गया है। आगे दिया है कि बुद्धि का मापन के प्रकार तो कई सारे हैं। पहला व्यक्तिगत परीक्षण जिसमें शाब्दिक परीक्षण और क्रियात्मक या निष्पादन परीक्षण आता है। तो इन्हें आप जो है थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ लीजिएगा। सामूहिक परीक्षण आ जाता है, ठीक है, जिसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षणों जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल दोनों चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद व्यक्तिगत परीक्षण, इसमें जो है वो आएंगे बिने साइमन बुद्धि स्केल, ठीक है, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। उसके बाद आगे भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। स्टैनफोर्ड बिने स्केल में अपनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी से कई सारे क्वेश्चन पूछे थे। 2021 के पेपर में पूछा था कि सृजनात्मकता के प्रत्यय को लिखिए। सृजनात्मकता के संवर्धन की विभिन्न तकनीकें क्या हैं। दूसरा है सृजनात्मकता के प्रत्यय को लिखिए। सृजनात्मकता के संवर्धन की विभिन्न तकनीकें क्या हैं, ठीक है। वहीं 2017 के पेपर में पूछा था कि सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। सृजनात्मकता के पोषण हेतु किसी एक विधि की उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की मीनिंग क्या है डेफिनेशन, इसको हम देख लेते हैं। तो सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी की क्रिएटिविटी से बना है। शब्द के समानांतर विधायक, उत्पादक, रचनात्मक, डिस्कवरी आदि का प्रयोग होता है। फादर कॉमिल बुल्के ने क्रिएटिविटी शब्द के समानांतर सृजनात्मक, रचनात्मक, सृजनशील शब्द बताए हैं। रघुवीर कहते हैं कि इसका अर्थ सृजन, उत्पन्न करना, सृजित करना, ये चीज़ें बताई हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी क्या होती है। नई नई चीज़ों के बारे में खोजना, नए कल्पना शक्ति, नए विचारों को व्यक्त करना। सृजनात्मकता की बात करें तो क्रो कहते हैं कि सृजनात्मकता जो है वह मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। गिलफोर्ड भी बताते हैं कि विचार वस्तु जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। नवीन सृजन किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। ड्रेवर्स भी यही बात कहते हैं कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के संबंध में बताई हैं। इनमें से 2 परिभाषाएं आप एकदम रट लीजिएगा। अब आते हैं सृजनात्मकता की प्रकृति यानी नेचर क्या है। तो सृजनात्मकता सार्वभौमिक है। सृजनात्मकता मौलिक या नवीन होती है। सृजनात्मकता कार्य उपयोगी होती है। सृजनात्मकता को बुद्धि से अलग नहीं किया जा सकता। ये सारी विशेषताएं हो गई, ठीक है। आगे भी विशेषताएं इन्हें देख लीजिएगा। अब है सृजनात्मकता के तत्व जिसमें प्रवाह, विविधता, मौलिकता और निस्तारण ये चीज़ें आ जाती हैं। गिलफोर्ड ने क्रिएटिविटी के जो है तत्व कई सारे बताए हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं, इन्हें आप एक नज़र में देख लीजिएगा। घुमा फिरा के वही सारे पॉइंट जो हैं देखने को मिलेंगे। फिर आगे है सृजनात्मकता की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसमें पहले है प्रिपरेशन यानी तैयारी, फिर परिकल्पना करना यानी हाइपोथेसिस फॉर्मेशन है, फिर परिकल्पना परीक्षण, फिर है लास्ट में निष्कर्ष। तो ये पॉइंट आ जाते हैं प्रोसेस में। आगे हम देखेंगे बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर। 2017 के पेपर में पूछा था। सृजनात्मकता एवं बुद्धि में अंतर 2018 के पेपर में पूछा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर को हम देख लेते हैं। बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट है बुद्धि किसी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की क्षमता है। वहीं क्रिएटिविटी की बात करें तो नवीन प्रकार के कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। इंटेलिजेंस की बात करें तो विभिन्न विकासात्मक अवस्था में बुद्धि लब्धि एक जैसी
वैसी रहती है। वहीं क्रिएटिविटी की बात करें, इसकी मात्रा विभिन्न विकासात्मक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है। बुद्धि पर वातावरण अधिगम और अभिवृद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है, वहीं क्रिएटिविटी पर वातावरण अधिगम और अभिवृद्धि का प्रभाव जो है पड़ता है। लास्ट पॉइंट है, फिर है बुद्धि का विभाजन जो है बुद्धि लब्धि के आधार पर औसत से कम, औसत और औसत से अधिक के रूप में किया जाता है। वहीं क्रिएटिविटी का विभाजन निर्माणात्मक ध्वंसात्मक रूप में किया जाता है। तो ये सारे जो हैं डिफरेंस हैं इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के, इन्हें जो है आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सृजनात्मकता को पोषित करने वाली विभिन्न तकनीकें और विधियां कौन सी हैं, किसी एक पर विस्तार से चर्चा 2018 के पेपर में पूछा था। तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के संवर्धन की तकनीकियाँ या विधियाँ कई सारी हैं। पहला है मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क झंझावात भी इसे कहते हैं। इससे कई क्वेश्चन यूपी टेट और सीटेट में जो है पूछे जाते हैं, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा और इसके हम आधारभूत जो है दिशा निर्देश देखते हैं। पहला पॉइंट है विचारों का मूल्यांकन अंत तक रोका जाएगा जिससे आलोचना से बचा जा सकता है। दूसरा है विचार जितने अद्भुत हों उतना ही बेहतर है, विचार जितने ज़्यादा हों उतना ही बेहतर है। लोग अन्य द्वारा प्रस्तावित 2 या अधिक विचारों का संयोजन कर लेते हैं। तो देखिए मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करें तो इस विधि का प्रतिपादन ऑसबॉर्न ने किया। ठीक है, यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें एक समूह व्यवस्था में लोगों से किसी स्वनियंत्रक या अवरोध के बिना जितना भी संभव हो सके अपने विचारों को सामने लाने की अपेक्षा होती है। इस प्रकार वे एक विशेष प्रकरण पर बिना इसके बारे में अधिक सोचे या इसको स्थगित किए या इस पर सही गलत का विचार किए बिना जो कुछ उनके दिमाग में आता है उसे प्रकट करते हैं। ठीक है, उसके बाद समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात करें तो स्किनर जो है स्किनर के अनुसार समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा जिसमें सृजनात्मकता, चिंतन एवं तर्क दोनों होते हैं। समस्या समाधान विधि का प्रयोग छात्रों में समस्या को हल करने की क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है और छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं अपनी समस्याओं को प्रयासों द्वारा हल करें। छात्रों को समस्या दी जाती है, वह उसके कारणों की खोज करते हैं। ठीक है, और स्वयं जो है उसको उसमें समाधान करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सामूहिक परिचर्चा या वाद विवाद ग्रुप डिस्कशन की बात आती है। फिर है खेल विधि यानी प्ले मेथड, फिर है क्विज या प्रश्नोत्तरी। ठीक है, ये वो सभी मेथड्स ही हैं जो इसमें बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट 3 था जो कि इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी पर बेस्ड था, इनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, इन क्वेश्चनों को आप उनके आंसर के साथ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपके पास बुक या सीरीज़ वगैरह होगी तो वहाँ से आप इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, आपको PDF भी अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you friends, keep watching and share to others.